नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इस लेक्चर में वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे, जिनकी कार्यकाल अवधि 1858 से 1948 ईस्वी के मध्य थी। हम अभी तक भाग 3 पढ़ चुके हैं, जिनमें कुछ वायसराय, उनके कार्यकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं और उनके द्वारा लिए गए कुछ नए कार्यों के बारे में डिस्कस किया। आज ये भाग 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाग 4 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। ये हमारी QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी विशेष विषय के अंतर्गत पूछे गए सवालों को हल कर रहे हैं तथा साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन सवालों की पूर्ण जानकारी हो सके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अभी हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास और पॉलिटी की QAS सीरीज चल रही है। आप इससे जरूर जुड़ें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेक्चर आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो वायसराय पर केंद्रित है। आज के पहले वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो सीरीज में 14th नंबर के वायसराय थे। उनके कार्यकाल अवधि 1916 से 21 ईस्वी के मध्य थी। उनके कार्यकाल में लखनऊ सत्र हुआ था, जिसे लखनऊ संधि भी हुई थी उस कार्यकाल में, जो 1916 में हुई थी। लखनऊ सत्र 1916 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। और ये लखनऊ सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके अध्यक्ष जो है ना कौन थे, ये काफी क्वेश्चन में पूछा गया था। इस सत्र में ही नरम दल और गरम दल जो 1907 में विभाजित हो गए थे, पहली बार एक ही साथ आए। और ये सब कुछ हुआ एनी बेसेंट के प्रयासों के चलते। तो एनी बेसेंट के प्रयासों के चलते जो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो एनी बेसेंट के प्रयासों के चलते नरम दल और गरम दल साथ आ गए थे लखनऊ सत्र के दौरान। इस सत्र में दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौते किए थे। इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते के अंतर्गत केंद्र में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव शामिल था और समुदाय के लिए अलग अलग मतदाता का। उस समय ये विचार था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन जाएगा। और जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा था। ये किसने कहा था? ये सरोजनी नायडू द्वारा ये वक्तव्य थे। क्वेश्चन में काफी पूछा गया है कि जिन्ना को लखनऊ सत्र के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? वो थी सरोजनी नायडू। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान मोन्टागो घोषणा पत्र 1917 आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 20 अगस्त 2017 को एडविन सैमुअल मोन्टागो, जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कथन यानी जिसको मोन्टागो घोषणा पत्र कहा जाता है, उसको प्रस्तुत किया था। और इस कथन का शीर्षक भी काफी पूछा जाता है और काफी एग्जाम्स में कोट के रूप में दिया जाता है। उसका शीर्षक था कि प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती एसोसिएशन और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार शासक की प्रगतिशील दृष्टिकोण प्राप्ति का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वशासन संस्थाओं को क्रमिक विकास। इसका मतलब था ये प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को बढ़ाया जाएगा और जो ब्रिटिश इंडिया है वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी और जो वहाँ की संस्थाएं हैं उनको क्रमिक विकास किया जाएगा। जब ये घोषणा पत्र आया तो कुछ राजनेताओं ने कुछ कमेंट भी किए थे जो बहुत ही फेमस हुए थे। कुछ वक्तव्य दिए थे, जैसे एनी बेसेंट ने बोला था इंग्लैंड की पेशकश करने के लिए और भारत को स्वीकार करने के लिए अपात्र, और वहीं तिलक द्वारा किया गया था सनलेस डॉन। उसी के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जिसे मोंटफोर्ड सुधार या मोन्टागो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम को हितकारी, तानाशाह ख्याल और जिम्मेदार सरकार की शुरुआत के लिए कदम कहा जाता है। 1929 तक 10 वर्ष की अवधि के बाद इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन के नियुक्त करने की भी घोषणा की गई थी। जो मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है या भारत सरकार अधिनियम 1919 है या मोन्टफोर्ड सुधार है, ये एक प्रमुख बात के लिए जाना जाता है कि इसमें प्रियम्बल का सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था। जैसा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, उसमें प्रियम्बल का प्रस्ताव है। इसमें भी सबसे पहले प्रियम्बल का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एसेंस सम्मिलित था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान रौलत कमेटी आई है 1918 में, और जो कि लेके आई थी रौलट एक्ट 1919 जो बहुत ही अनफेमस हुआ था। इस कमेटी का उद्देश्य था, उसके बारे में जान लेते हैं।
देश में राजनीति आतंकवाद की जांच के लिए खासकर पंजाब और बंगाल में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में जस्टिस राउलेट के तहत राजद्रोह समिति यानी सेडिशन कमेटी की नियुक्ति की थी। तो ये बेसिकली सेडिशन कमेटी थी जिसको राउलेट कमेटी के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहा गया था कि जर्मन सरकार और रूस के बोल्शेविक के साथ भारतीय क्रांतिकारियों के लिंक की पहचान करने के लिए इस कमेटी का गठन किया था, सेडिशन कमेटी, जिसको राउलेट कमेटी के नाम से जाना जाता है 1918, क्योंकि जो उसके अध्यक्ष थे वो थे सर जस्टिस राउलेट। तो यहाँ पर कभी कभी नाम आ जाएगा कि सेडिशन कमेटी या राजद्रोह समिति कौन सी समिति है, तो वो राउलेट समिति 1918 ही है। इस समिति के जो परिणाम थे वो ये थे कि बोल्शेविक थे जो रूस के, उनके साथ भारतीयों का लिंक स्थापित नहीं हो सका था, लेकिन जर्मन के साथ संबंधों को इसमें सिद्ध किया गया था। जब राउलेट कमेटी 1989 उस समिति की जो सिफारिश थी, जो रिकमेंडेशन थे, उन पर जो है ना अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 आया, जिसको अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 बोलते हैं। और ये काफी कम लोगों को शायद पता होगा कि इसी को ही राउलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो जो राउलेट एक्ट, सबसे पहले जो उसका पूरा नाम है अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 या अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, जो कि राउलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून ने सरकार को बिना किसी परीक्षण के अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए आतंकवाद के संदेह में व्यक्ति को कैद कर सकता था, ये इसमें अधिकार दिया गया था। और इसमें ही आतंकवाद अपराधियों को त्वरित परीक्षण करने के लिए 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक विशेष सेल प्रदान किया गया था, और इसके ऊपर कोई अदालत नहीं थी। मतलब किसी को भी बिना किसी परीक्षण के जेल में डाल सकते थे और उसका कोई हायर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती थी। इसलिए इसको राउलेट एक्ट को बहुत ही अनफेमस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हुई, जिसमें एक उदार अधिनियम को भी लाया गया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, और एक कठोर अधिनियम भी लाया गया था जिसको राउलेट एक्ट या एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 या अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि दोनों एक्ट साथ में आए थे तो इसलिए इसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। राउलेट एक्ट के बाद ही सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। राजनीतिक संगठनों जैसे सत्याग्रह सभा, होम रूल लीग, मुस्लिम लीग और अन्य लोगों ने राउलेट अधिनियम का विरोध किया था, और गांधी जी ने एक बड़े पैमाने पर अप्रैल 1919 में एक हड़ताल का आयोजन किया था। लेकिन जो सत्याग्रह आंदोलन था, एक प्रमुख घटना हुई थी जो इतिहास में एक काला दिन के नाम से जाना जाता है, जो कि जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी 1919 ईस्वी में। इसके बारे में जान लेते हैं। उस समय क्रांतिकारी आतंकवाद से पंजाब और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। जो क्रांतिकारी एक्टिविटी थी वो क्षेत्र थे जिनमें ये सबसे ज्यादा प्रभावित था पंजाब और बंगाल, और मार्शल लॉ के अंतर्गत अमृतसर और लाहौर थे। अमृतसर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के तहत था, और 13 अप्रैल 1919 का दिन था जिसको बैसाखी दिवस के रूप में लोग मना रहे थे अमृतसर में, और 5000 से अधिक लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वो इस प्रतिबंध जो कि मार्शल लॉ है इसके अंतर्गत वो नहीं जानते थे, वो अनजान थे कि ऐसी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटिश जनरल ने इसे साजिश के रूप में सोचा, और लोग चूंकि शांतिपूर्ण और निहत्तर थे, उसके विपरीत उन्होंने भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दे दिया गया था। इस घटना ने राष्ट्र को हिलाकर रख दिया और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था, और जिसे बाद में हिमालयी भूल कहा गया था कि उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। इसी घटना के बाद जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, और गांधी जी ने भी केसर हिंद का शीर्षक त्याग दिया। केसरी हिंद का शीर्षक गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के बोर युद्ध हुए थे उनमें योगदान के लिए गांधी जी को केसरी हिंद का शीर्षक दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो प्रमुख जो बिंदु है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी और गांधी जी ने भी केसरी हिंद का शीर्षक त्यागा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि ये किस घटना के बाद इन्होंने ऐसा किया था। तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको अव्यवस्था जांच कमेटी बोलते हैं, जिसको सब लोग हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है ना लॉर्ड विलियम हंटर थे, और इसमें 7 सदस्य शामिल किए गए थे, और 4 ब्रिटिश सदस्य जो है ना वो निम्न प्रकार से थे। लॉर्ड विलियम हंटर जो कि अध्यक्ष थे, उसी के नाम से ये हंटर कमेटी के नाम से अव्यवस्था जांच
कमेटी के नाम से जाना जाता है। W.F. राइस ये दूसरे सदस्य थे ब्रिटिश, न्यायमूर्ति G.C. रैंकिन तीसरे सदस्य थे, और मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो ये चौथे सदस्य थे। ये 4 सदस्य जो है ना वो ब्रिटिश सदस्य थे, और उनमें से 3 सदस्य भारतीय थे, जिसमें सर चिमनलाल सेतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार सुल्तान अहमद खान, ये 3 भारतीय सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी, समिति बनी थी, जिसको हंटर कमेटी कहते हैं या अव्यवस्था जांच समिति बोला जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी के जो परिणाम थे वो जान लेते हैं। हंटर कमेटी ने जनरल डायल द्वारा उठाए गए अधिकांश फैसलों की निंदा की, लेकिन पंजाब के मार्शल लॉ को लागू करने के साथ यह हंटर कमेटी सहमत था। गांधी जी द्वारा अपनाया गया सत्याग्रह की विधि की आलोचना की गई थी इस कमेटी के अंतर्गत, और ये बोला गया था जो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसी की वजह से कानून व्यवस्था और बिगड़ गई थी, और वो भी आंशिक रूप से जिम्मेदार थे इस घटना के लिए। यहाँ पर हमने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे जुड़ी कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन टॉपिक के बारे में, जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि कार्यकाल अवधि 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य थी, उनके कार्यकाल के दौरान ही एक नेक्स्ट इवेंट हुआ था जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। मित्र राष्ट्र द्वारा टर्की के साथ न्यायहीन व्यवहार नहीं किया गया था, उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए भारतीय मुस्लिम द्वारा खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, विश्व युद्ध पहला, उसके पश्चात जो है ना जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस वगैरह शामिल थे, उन्होंने टर्की के साथ न्यायहीन व्यवहार नहीं किया था, उसी के खिलाफ जो है ना भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन किया था। टर्की के सुल्तान को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित किया गया था और परिणामस्वरूप उनका काफी क्षेत्र कम कर दिया गया था। यह भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों द्वारा दिए गए वादे के खिलाफ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, इसके बारे में जान लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध के लिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। गांधी भी हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने के लिए असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को इन्होंने मिला लिया था। इसी असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज को देने का वादा किया था, और इसी के तहत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ही कांग्रेस आम जनता की पार्टी जुड़ गई थी, और ये किसानों, मजदूरों और बुद्धिजीवियों का अभूतपूर्व समर्थन इसमें प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है यूपीपीसीएस, यूपीएससी में कि किसानों, मजदूरों और बुद्धिजीवी किस मूवमेंट के बाद जो है ना कांग्रेस की पार्टी से जुड़ गए थे। वो थी असहयोग आंदोलन जो 1920 और 1922 ईस्वी के मध्य हुआ था, और कांग्रेस आम जनता की पार्टी बन गई थी। लेकिन उसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद कर लीजिए, चौरी चौरा की घटना हुई थी, और जिसके तहत असहयोग आंदोलन को फिर से वापस ले लिया गया था। चौरी चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में हुई थी, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जब क्रांतिकारियों का एक बड़ा समूह ने असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए पुलिस के साथ टकराया था, और पुलिस ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, और जिससे क्षुब्ध होकर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा ली थी, और 22 से 23 पुलिसकर्मियों की उसमें मौत हो गई थी। इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 साल की सजा दी गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को किस आंदोलन के बाद या कौन सी घटना के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। वो थी चौरी चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी एक छोटा सा जगह है वहां पर हुई थी। इस चौरा चौरी घटना के बाद कांग्रेस में एक फूट और पड़ गई थी। दूसरी फूट जो कि पहली 1960 में पड़ी थी कर्म दल नरम दल के बीच में, यहाँ पर जो फूट पड़ी थी वो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और एनसी केलकर, जीएस धरपड़े और एस श्रीनिवास, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को वापस लेने के लिए गांधी जी के फैसले की निंदा की थी और एक पार्टी का निर्माण किया था जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस स्वराज पार्टी
के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है कौन कौन से सदस्य थे, तो वो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, जी एस धरपड़े और एस श्रीनिवास, ये प्रमुख रूप से व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसके खिलाफ? जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था उसके खिलाफ। उन्होंने ब्रिटिश राज के भीतर अपना उद्देश्य स्वराज में स्थानांतरित कर लिया था और चुनाव लड़ने का फैसला किया था इसके पश्चात। इस तरीके से दोस्तों हमने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ा, जो उनके कार्यकाल अवधि 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य थी, और इस कार्यकाल से जुड़ी बहुत ही प्रमुख घटनाएं जो एग्जामिनेशन से पूछी जाती हैं, उन घटनाओं के बारे में भी डिटेल स्टडी करी। नेक्स्ट जो हमारे वायसराय हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग, जिनके कार्यकाल अवधि 1921 से 26 ईस्वी के मध्य थी। उन्हीं के कार्यकाल अवधि के दौरान मोपला विद्रोह 1921 हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था और किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। केरल में मोपला में कांग्रेस और खिलाफत बैठकों को अवैध घोषित करने के सरकारी आदेशों के खिलाफ विद्रोह किया। मोपला बेसिकली वहां के किसान थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था मालाबार रीजन केरला में। ये जल्द ही कुदियान यानी जोतादार मोपला और जैनमीज के बीच एक सांप्रदायिक विद्रोह में बदल गया। बेसिकली जो कुदियान थे वो वहाँ के टीनेट से खेतिहर मजदूर थे और जैनमीज वहाँ के हिंदू लैंडलॉर्ड थे, तो उन दोनों के बीच में एक सांप्रदायिक विद्रोह में बदल गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट थी। आंदोलन को बड़ी मुश्किल से दबा दिया गया और मालाबार स्पेशल पुलिस का गठन किया गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो थी स्वराज पार्टी 1923 और प्रो चेंजर और नो चेंजर, ये टॉपिक है जो इसके बारे में जान लेते हैं। स्वराज पार्टी के मूल रूप से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में कांग्रेस नेताओं मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, जी एस घरपड़े और एस श्रीनिवास ने लॉन्च किया था, जिन्होंने गांधी जी का जो प्रस्ताव था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए, उसके खिलाफ उसके तहत जो है ना, जो उससे क्षुब्ध थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया था, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोला जाता है। इसके पश्चात उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। तो ये जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी थी जिन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, उनको प्रो चेंजर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर जो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता थे वो इसके खिलाफ थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको नो चेंजर के रूप में जाना जाता। तो ये प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच में हमने डिफरेंस क्या था ये जान लिया। और उनमें से नो चेंजर में से जो प्रमुख लीडर थे, नेता थे, वो वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी आर राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी, ये प्रमुख नो चेंजर्स थे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी मुद्दिमान कमेटी या मुद्दिमान समिति का जिक्र होता है। जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसमें जो प्रावधान थे उनमें कुछ दोषों को इंगित करने के लिए जो नो चेंजर्स थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी एक्सेट्रा, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया से अपील की थी और उसके तहत जो है ना 4 भारतीय सदस्यों के साथ सर अलेक्जेंडर मुद्दिमान की कमेटी बनाई थी, जिसको बुद्धिमान कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये बेसिकली बनाई गई थी जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उनके दोषों को इंगित करने के लिए। इस कमेटी के अंतर्गत जो भारतीय सदस्य थे उनके बारे में जान लेते हैं। सर शिवस्वामी अय्यर, डॉक्टर आर पी परांजपे, सर तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये प्रमुख लोग थे जो 4 भारतीय सदस्यों के साथ मुद्दिमान समिति में शामिल हुए थे, जिसके अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मुद्दिमान। जो ये प्रो चेंजर और नो चेंजर थे, ये फाइनली बाद में 1924 के बाद जो है ना ये फिर से एकजुट हो गए थे और कांग्रेस पार्टी में जो प्रो चेंजर है उनकी वापसी हुई थी। 1924 ईस्वी में स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को जेल से रिहा कर गया था। जब वो जेल से रिहा हुए उसके पश्चात जो है ना प्रो चेंजर नो चेंजर के बीच में सुलह की बात हुई और अल्टीमेटली गांधी जी के प्रयासों से स्वराज पार्टी और कांग्रेस में एक संयुक्त वक्तव्य हस्ताक्षर किए और बाद में दोनों एक हो गए थे। और ये निर्णय जो लिया था 1924 के बेलगाम सत्र में लिया गया था और ये एकमात्र ऐसे सत्र जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट थे और इसके अलावा नहीं थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र था 1924 का बेलगाम का सत्र, जिसमें प्रो चेंजर और नो चेंजर फिर से जो है ना एक ही मंच पर आए थे।
लॉर्ड रीडिंग जिनकी कार्यकाल अवधि 21 से 1926 की ईस्वी के मध्य थी, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बीच में रोक दिया था, उसी के पश्चात एक सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ था। हिंदू और मुस्लिम में दोनों सांप्रदायिक तत्व पैदा हुए थे उस इवेंट के बाद, और मुस्लिमों में तबलीग और तंजीम का विकास हुआ, जबकि आर्य समाज ने शुद्धि संगठन शुरू किया था। और इसी समय के दौरान ही 1926 में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई थी, और जो इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता कितनी बढ़ गया था। और 1923 में काकीनाडा सत्र हुआ था, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने सांप्रदायिक कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस छोड़ दिया था। तो ये प्रमुख इवेंट हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे 1921 से 1926 ईस्वी के मध्य। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकीनाडा सत्र के अध्यक्ष कौन थे? वो मौलाना मोहम्मद अली थे, और ये कब हुआ था? 1923 में। उन्होंने जो पद छोड़ा था प्रेसिडेंट का, वो सांप्रदायिक कारणों का हवाला देते हुए छोड़ा था। इसी पीरियड के दौरान ही 1915 में जो मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन हुआ था, उसका पुनर्जागरण किया गया था हिंदू सभा का सुरक्षा और संवर्धन के लिए 1923 में। और 1925 में केशव बहराम हेडगेवर द्वारा नागपुर में राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है 1925 का, जिसमें हेडगेवर ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, और कार्यकाल था लॉर्ड रीडिंग का, जिनकी कार्यकाल अवधि 1921 से 26 ईस्वी के मध्य थी। जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवर ने 1925 में की थी, इससे पहले वो अनुशीलन समिति और युगांतर का हिस्सा थे, और उनका विचार था कि हिंदू युवकों को प्रशिक्षित करना, ये उनका प्रमुख विचार था। और वीर दामोदर सावरकर उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके आदर्शों को अपनाया, किनके? केशव बहराम हेडगेवर के। यहाँ एक पेशावर षड्यंत्र हुआ था 1923 ईस्वी में, इसको जान लेते हैं। पेशावर षड्यंत्र का मामला मुसलमानों से संबंधित है, जो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी में रुचि ले रहे थे। जो मुस्लिम लोग थे वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें रुचि ले रहे थे, और यह घटना हुई थी 1923 में। इसी इवेंट में पेशावर से कई लोग जो है ना मॉस्को गए थे, और वहां पर साम्यवादी शासनों के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते। लेकिन जब वो वापस आए, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया और उन पर जो है ना ट्रायल किया, और ये लंबे समय के लिए उनको कारावास की सजा सुनाई थी। ये घटना जो है ना पेशावर इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इवेंट है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला, जो 1924 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नवगठित कम्युनिस्ट जो कि एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे ढांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगावेलु चिट्टायार, गुलाम हुसैन आदि को सरकार ने पकड़ लिया था उनके खिलाफ जो षड्यंत्र करने के आरोप में। तो ये जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला 1924 है, बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिनके प्रमुख थे एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता, ऐसे ढांगे, उन्होंने सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की साजिश की थी। उसी के खिलाफ जो है ना गवर्नमेंट ने उन पर केस चलाया था, जिसके तहत जो है ना उनको 3 से 4 सालों के लिए जेल भेज दिया गया था। इसी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला कहा जाता है, जो 1924 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में, जिसकी कार्यकाल अवधि 1921 से 26 ईस्वी के मध्य थी। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ही एक ककोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था 1925 में, उसको किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने। बेसिकली पर्पस था जो धन लूटना और उसको क्रांतिकारी कार्यों में यूज करना, जिसमें जो प्रमुख लोग थे, जो काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह, ये जो प्रमुख लोग थे, इनको फांसी दे दी गई थी। कानपुर ककोरी ट्रेन षड्यंत्र मामला जो 1925 में हुआ था। जब यहाँ पर ककोरी ट्रेन षड्यंत्र का मामला आया है, उसके बारे में हमने पढ़ा है 1925 में जो हुआ था। तो यहाँ पर HRA और HSRA के बारे में जान लेते हैं, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, उसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में कानपुर में, और जिसकी स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल। तो ये कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी अक्टूबर 1924 में। कहाँ की थी? कानपुर में। इसका उद्देश्य जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है यानी औपनिवेशिक सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना था और एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। वहीं पर HSRA के बारे में जान लेते हैं कि ये सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फिर से जिंदा किया था, और उसका नाम बदल के हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था और इसके सदस्य जो थे भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोरा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर इनके प्रमुख लोग थे जो इन्होंने ये एसोसिएशन बनाया था। एसोसिएशन ने अपना जो टारगेट बनाया था वो समाजवाद यानी सोशलिस्ट को अपनाया था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल जो 1921 से 26 ईस्वी के मध्य थी, ये कुछ और इवेंट थे, जैसे कि 1923 ईस्वी में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों जगह आयोजित की जाएगी ये प्रोविजन किया था और दिल्ली, नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इस तरीके से हमने कुछ और वायसराय के बारे में जाना, उनके कार्यकाल अवधि के दौरान कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला, कुछ प्रमुख घटनाएं और उनके द्वारा कुछ नए इनिशिएटिव जो लिए गए उन पर प्रकाश डाला। लेक्चर लंबा हो जाने के कारण बाकी वायसराय के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें और आप QS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज से जुड़ना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।